तुगलक वंश जो सबसे ज़्यादा समय तक यही रहा, 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश रहा। इसमें सबसे पहले आते हैं तुगलक वंश जो गियासुद्दीन तुगलक आते हैं। ये जो है खुसरो शाह जो था, खिलजी वंश का लास्ट था, उसको मार कर ये बने, तुगलक वंश का स्थापना किए। इसको गियासुद्दीन तुगलक कभी गाजी मलिक भी कहा जाता था। इसको कराना तुर्क भी कहा जाता था, क्योंकि इसके पिता का नाम कराना तुर्क था, इसीलिए इसको भी कराना तुर्क कहा जाता था। गाजी मलिक का जन्म एक बिल्कुल साधारण परिवार में था। उसकी माँ जो एक जाट महिला थी और पिता जो बलबर का तुर्की दास था। ये अपने मेहनत योग्यता के बल पर जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में दीपालपुर में राज्यपाल नियुक्त हुए थे। इनका नाम गाजी मलिक कैसे पड़ा था? मंगोलों को हराने के कारण इनका नाम जो है गाजी मलिक पड़ गया। गाजी का मतलब होता है काफिरों का घातक। काफिर जो है जनरली जो मतलब कि माइनॉरिटी यानी कि नॉन मुस्लिम होता है, उनके लिए काफिर कहा जाता है। उसके लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा कट्टर टाइप का था, इसीलिए इसको गाजी कहा जाने लगा। ये दिल्ली के पास जो तुगलकाबाद नामक शहर का स्थापना की। ये जो है रोमन शैली पर था तुगलकाबाद शहर। गियासुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के समय जो अमीरों से अमीर यहाँ पे धन वाला अमीर नहीं है, आगे इसके बारे में देखेंगे कौन सा अमीर होता है। जैसे होता था कि 10 घोड़ा वाले को 100 घोड़ा वाले को शायद अमीर को ऐसे ही कुछ होता था, तो उनके जो अमीर को जो फिर से लौटा दिया। 1320 से लेकर 1325 तक। 1325 में जो है 1324 में जो है दिल्ली बंगाल को जीत कर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अब बंगाल से जीत कर लौटते समय मिथिला क्षेत्र में तिरहुत क्षेत्र में हरि सिंह देव को पराजित करके तिरहुत को भी अपने क्षेत्र में यानी कि नॉर्थ बिहार को भी अपने क्षेत्र में मिला लिया। ये सिंचाई वगैरह के लिए कुआं और नहर का निर्माण करवाए। ये नहर का निर्माण करने में पहले शासक बने थे यही। उसके बाद इनको मरने के बारे में बहुत सारा मतलब कहा जाता है कि इराकन ट्रैवलर थे इब्न बटूता, जो अफ्रीका के मोरक्को से आए थे। उन्होंने लिखा है कि इन्होंने लौटते समय जब बिहार को जीते, उसके बाद एक लेटर लिखे उसको निज़ामुद्दीन औलिया को, आप दिल्ली छोड़ कर खाली कीजिए। निज़ामुद्दीन औलिया रिप्लाई में लिखे थे कि दिल्ली हुजूर अभी दिल्ली दूर है, और इसीलिए कहा जाता है कि इसके बेटा जो था जौना खां, वही जो है इसका मौत का प्लानिंग किया। वो क्या कि इसके लिए जब जीत कर लौट रहा था तो इसके स्वागत में जो है वो क्या किया कि लकड़ी का माहौल बनवाया। लकड़ी का जहाँ एक जगह नहीं रुकता है लोग, तो रुकने के लिए लकड़ी का माहौल बनवा दिया टेम्पोररी में। दिल्ली के नज़दीकी अफगानपुर में स्वागत हुआ, और वहाँ पे जब ये महल में थे तो क्या हुआ कि उसके अगल बगल में पागल हाथियों को छोड़ दिया। पागल हाथी के लड़ने का हुआ क्या हुआ कि महल पूरा ढह गया और उसी में दबकर गियासुद्दीन तुगलक मर गए। तो गियासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है कि उसका बेटा जौना खान ही मरा। जौना खान को जो है वो कहा जाता है कि वही निज़ामुद्दीन औलिया जो है पटवा कर मतलब पोल्हा कर इसके खिलाफ करके इसको मरवा दिए। उसके बाद क्या हुआ, इनके मरने के बाद जो है 40 दिन तक उस शोक में रहा था इनका बेटा जौना खान, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से राजा बना था। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि गियासुद्दीन तुगलक को निज़ामुद्दीन औलिया बोले थे कि हुजूर दिल्ली दूर है। जब बंगाल पे जीता था कौन, गियासुद्दीन तुगलक, तो वहाँ पे थे गियासुद्दीन बहादुर थे। वहाँ गियासुद्दीन बहादुर वहाँ पे पहले से थे, शासन कर रहे थे। तुर्की मुस्लिम शासन जो है नॉर्थ बिहार में करने पहुँचाए तुर्की मुस्लिम शासन को, हरि सिंह देव को हराकर। उसके बाद इनके बाद जौना खान जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बने, 1325 से लेकर 1351 तक रहे। ये जितने मेडाइवल हिस्ट्री में जितने भी राजा प्रजा उसमें सबसे ज़्यादा शिक्षित, सबसे ज़्यादा विद्वान और सबसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति था। पढ़ा लिखा तो बहुत था लेकिन सन की टाइप का था, इसीलिए उसको बहुत सारा नाम भी दिया गया। तत्वों का मिश्रण, स्वप्नशील, पागल, रक्तपिपासु। स्वप्नशील, पागल, रक्तपिपासु तत्वों का मिश्रण सब उसको नाम दिया गया। एडवर्ड थॉमस बोले कि ये धनवानों का राजकुमार, मतलब गरीब को, मतलब कि आप अगर आ जाए तो रोड के हालात मतलब कि जो ग्राउंड रियलिटी से इनको कुछ लेना देता, धनवानों के साथ उठता बैठता था, इसलिए एडवर्ड थॉमस को धनवानों का राजकुमार कहें। ये जो मतलब जो भी प्रशासनिक पद था उसमें एक्सपीरियंस को बिल्कुल हटा के सिर्फ और सिर्फ योग्यता के आधार पर प्रशासनिक पद देने लगे अधिकारी को। ये जो है 5 को बहुत ही ज़्यादा फ्लॉप लिया डिसीजन, जिसको कि वही इराकन ट्रैवलर जो थे अबन इब्न बटूता वो भी लिखे हैं, या फिर जो बर्नी थे बर्नी इसके बारे में लिखे हैं। ये जो 5 को फ्लॉप इसका डिसीजन साबित हुआ। एक बात है टैक्सेशन इन दोआब क्षेत्र में जो टैक्स लगाया, इसमें क्या हुआ था 125 में टैक्स तो लगा दिया, लेकिन वहाँ पे पॉलिसी अकाल पड़ा हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ कि जनता के बीच में लोकप्रिय हो गया। उसके बाद ये है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, पहले टैक्सेशन लगा, उसके बाद राजधानी पर होता है। बल्कि दिल्ली जो था वो ऐसे इंडिया का मैप देखिएगा तो थोड़ा अपर पोर्शन में पड़ता है। ये बोला कि इधर तक मेरा साम्राज्य इसका बहुत फैला हुआ था, बोला मिडिल में लाने के लिए देवगिरी को लाया, देवगिरी में लाया, उसके नाम बदल के दौलताबाद कर दिया। लेकिन यहाँ से फिर क्या हुआ कि देखा कि इधर से मंगोल से भी यहाँ से आता था, लूट के चला जाता था, तो फिर यहाँ से 10 साल तक यहाँ राजधानी रहा, फिर बदल के यहाँ रहा। अब इस समय भी क्या किया कि बोला कि अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे थे, जितना भी जनता है सबको बोला कि मेरे साथ चलिए, फिर यहाँ से आते जाते समय भी यही किया था। ये भी इसका फ्लॉप साबित हुआ।
तो ये 1325 में हुआ, 1326-27 के करीब ये हुआ, और 1335 में फिर से राजधानी को दिल्ली लेकर चला गया। तो ये टोकन करेंसी लाया। टोकन करेंसी ये जो है चांदी और सोना की कमी जो है उसको दूर करने के लिए तांबा और कांस्य का सिक्का जारी करने का वो लाया, और ये जो इससे इंस्पायर था चीन और ईरान से, इसमें वहाँ पे पहले लागू हुआ था और सफल हुआ था। ये क्या हुआ कि बोला कि सब अपने आप घर में भी आप अपना छापना शुरू कर सकते हैं, मतलब सभी को अपना टकसाल बनाने का अनुमति दे दिया। इसी के समय में इब्न बतूता जो थे वो भारत आए थे और सुल्तान दिल्ली का काजी नियुक्त किया। काजी होता है लॉ बनाने वाला, नियम जो इब्न बतूता थे ये काफ़ी ज़्यादा कुरान के ज्ञानी थे, लेकिन दिल्ली का काजी जो लॉ मतलब कि कानून मंत्री टाइप का बना दिए कौन, ये मोहम्मद बिन तुगलक बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा 1342 में। इब्न बतूता जो रिहला अरबी भाषा के नामक ग्रंथ की रचना किए, रिहला का। मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे हरिहर बुक्का जो विजयनगर साम्राज्य के थे, और 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह जो बहमानी किंगडम के थे। ये दोनों इसी कंटेम्प्रेरी थे मोहम्मद बिन तुगलक के ही। इसी के समय सबसे ज़्यादा आक्रमण भी हुआ, रहा भी बहुत लंबे समय 1325 से लेकर 1351 तक रहा था ये। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जैन विद्वानी था जैन विद्वानी जीन प्रभासूरी और राजशेखर रहता था। ये पहला सुल्तान था जो होली में, हिंदू के त्यौहार होली में भाग लेता था। इसके समय सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ था। ये 1351 में इस विद्रोह को दबाने हेतु थत्ता सिंध जा रहा था, और रास्ते में बीमार पड़ गया, उसके कारण जो है 1351 में इसका डेथ हो गया। इसका 3 गो देख लिए थे जो फ्लॉप हुआ था, ये टैक्सेशन इन दुआब, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, उसके बाद टोकन करेंसी, 3 गो टी फॉर हो गया। उसके बाद हो गया खुरासन एक्सपेडिशन जो था ये भी इसका फ्लॉप हुआ था। इसमें जो इराक़ के लिए मतलब कि अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता है इराक़ में, उधर वहाँ पे अबू सैयद नाम के थे उस समय, वहाँ पर एम्पेरर थे, और ये क्या किया कि सैनिकों को 1 साल एडवांस रुपया दे दिए कि अब तैयारी करने के लिए। लेकिन 1 साल बाद क्या हुआ देखिए कि वहाँ पे मतलब परिस्थिति बदल चुका है, लड़ने पर ये हार जाती है, इसीलिए क्या किया वहाँ पे चढ़ाई नहीं किए, तो ये भी फ्लॉप हो गया। इसमें बहुत रुपये इनके खराब है। उसके बाद कराची एक्सपेडिशन क्या होता है, ये जो है चाइना में एरिया था, चाइना में भी अपना एरिया पैर बढ़ाने के लिए क्या किया कि वहाँ पे गए लड़ने के लिए, लेकिन वहाँ के मौसम के लिए जो इनके सैनिक थे प्रिपेयर नहीं थे, तो वहाँ पे भी हार गए। तो इसके ट्रिक से याद सकते हैं TTI या फिर KQ। खुरासन या फिर इराक़ में हुआ था इसलिए आई भी रख सकते हैं। टैक्सेशन, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, टोकन करेंसी, उसके बाद कराची वाला हुआ 1330 के करीब। ये इसका रेंज है ऐसे हुआ थे, मतलब 25, 26, और ये टोकन करेंसी वाला 29, ये भी 29, और ये इसको 30। इसके बाद इसको भाग्यहीन आदर्शवादी शासक बोला गया, इतिहासकार इसको भाग्यहीन आदर्शवादी शासक बोले। इसके मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए बदायूनी लिखे कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गया, बदायूनी लिखे थे। एल्फिंस्टन बोले कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का अंश था। बर्नी बोले कि मोहम्मद बिन तुगलक को कराची और खुरासन हराने का अफसोस था। बर्नी बोले कि मोहम्मद बिन तुगलक को कराची और खुरासन हराने का अफसोस था, और एल्फिंस्टन बोले कि इसमें पागलपन का अंश था। एडवर्ड थॉमस जो मोहम्मद धर्मानों का राजकुमार बताए थे हो ही गया। इसके बाद मैंने फिरोज शाह तुगलक, इसके चचेरा भाई थे, इसके उत्तराधीन नहीं थे, इसके चचेरा भाई थे फिरोज शाह तुगलक। ये जो है बहुत सही साबित हुए। इसको एल्फिंस्टन जो है सल्तनत युग का अकबर बोले। एल्फिंस्टन यहाँ पे क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक पागलपन का अंश उसमें था, इसको बोले कि सल्तनत युग का अकबर इसको बोले। इसके मरने के बाद ये बने, उसके चचेरे भाई थे। इनकी माता जी थी राजपूत सरदार की पुत्री थी। ये जजिया टैक्स क्यों लगा इसमें, इसका भी एक कहानी है, उसको आगे देखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि अफ़ीम को बोले सस्ता होने के कारण जनता को अकाल का सामना नहीं करना। अफ़ीक बोले उस समय हर सामान इतना सस्ता हो गया कि जनता को अकाल का सामना नहीं करना पड़ा। इनका जो पहला बनने की जिनका राज्याभिषेक जो है 2 बार हुआ। पहले जो है अपना थट्टा सिंध में अपना राज्याभिषेक करवाए, उसके बाद अगस्त 1351 में, 22 मार्च 1351 को पहले सिंध में कराए, उसके बाद अगस्त 1351 में दिल्ली में हुआ। ये जो 11 को नहर बनवाए थे, उनमें से उलुगवानी और रजवाही जो था मेन था, जो उनमें से मेन था। सबसे पहले नहर बनवाया गयासुद्दीन तुगलक शुरू किए थे। टैक्सेशन में जो जितना भी टैक्स लाया था मोहम्मद बिन तुगलक, उसको ख़त्म करके जो इस्लामी जो कुरान वगैरह में सब टैक्स मेंशन था उसी को लागू किए। और ये एक्स्ट्रा एक किए कि गृह और चराई कर जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चालू किए थे, गृह और चराई कर, इसको जो भी ख़त्म कर दिया, मतलब कि इसके कारण ही अकाल नहीं पड़ा, क्योंकि जितना भी फालतू टैक्स था उसको हटा के मेन 4 को टैक्स रखे। ये 24 प्रकार के एक्स्ट्रा टैक्स जो था जिसको अबवाब कहा था, 24 प्रकार के एक्स्ट्रा टैक्स को उसको ख़त्म कर दिया, और 4 प्रकार को मेन रखे, खराज, जजिया, ज़कात और खुम्सा। जो जारी रखे। इसके अलावा एक हक़ सर्ब नामक सिंचाई कर लगा, जिसका दर जो था 1/10 था।
उसके बाद ये जो है सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले सबसे पहले मुसलमान शासक गए थे। ना इनके पहले कोई ब्राह्मणों पर लगाया था, ना इनके बाद लगाया। तो ये क्यों लगाए थे? देखिए, इनकी मम्मी जो थी राजपूत थी, इनके पिता जो थे वो मुस्लिम थे, इसलिए इसको जितने ब्राह्मण जो लोग थे बहुत ज़्यादा इनको चिढ़ाते थे, जिसके कारण ये क्या गुस्सा होकर और ब्राह्मणों पे ये जजिया टैक्स लगा दिए थे। फिरोज शाह तुगलक के समय बंगाल जो था वो दिल्ली सल्तनत में नहीं था, दिल्ली सल्तनत से बाहर से आ चुका था। 1360 में फिरोज शाह तुगलक जो थे उड़ीसा पर आक्रमण कर वहाँ के जगन्नाथ मंदिर को बहुत नष्ट करते और काफ़ी वहाँ से धन लूटा। फिरोज शाह तुगलक का टाइम लगा 1351 से लेकर 1388 तक, 1351 से 1388 तक रहा था। जैसे कि एक वो सोमनाथ मंदिर फेमस लूटने के लिए से हिमाचल प्रदेश का ज्वालामुखी मंदिर है, वो भी उसको भी काफ़ी ज़्यादा लूटा गया। वहाँ से पुस्तकालय लाइब्रेरी को लूट कर वहाँ पर जो 100 ग्रंथ था उसको जो है संस्कृत से अनुवाद करवाया, उसको ढलायती फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया, ढलायती फिरोज शाही, ढलायती फिरोज शाही। इसका ऑटोबायोग्राफी था फिरोज शाह तुगलक का नाम था फुतुहात फिरोज शाही, फुतुहात फिरोज शाही। ये बेरोजगारों को रोजगार करके दफ्तरी रोजगार का विभाग का गठन करवाएं। ये दारुल सफ़ा का उसका निर्माण करवाया। दारुल सफ़ा जो था राजकीय हॉस्पिटल था, उसको दारुल सफ़ा कहा जाता था। उसका सुविधा उपलब्ध कराया अपने जनता के लिए। इनके साथ सबसे ज़्यादा स्लेव जो दास होते थे सबसे ज़्यादा 1,80,000 रहते थे। इसके लिए अलग से विभाग बनवाए थे, इसका नाम था दीवान बंदगांव उसका नाम था, अलग जो दासों के लिए अलग से बनाए थे। हॉस्पिटल को दारुल सफ़ा कहा जाता था। और ये जो है जैसा हम लोग कुतुब मीनार आज देखते हैं, वैसे कुतुब मीनार जो है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया, जो हम लोग अभी देखते हैं। इनके समय अशोक के स्तंभों को मेरठ और टोपरा से दिल्ली लाया गया। और ये जो सैनिक पद था उसको भी जो वंश यानी कि जो नहीं होता है नेपोटिज्म टाइप, वो उस प्रकार का बना दिया। ये जो है जियाउद्दीन बर्नी और शमसे सिराज जियाउद्दीन बर्नी और सिराज अफीफ को जो है अपना संरक्षण प्रदान किया, अपना जो है मतलब कि प्रोटेक्शन दिए। ये चांदी और तांबा के मिक्सर वाला एक सिक्का जारी किए जिसको कि आधा और बीख कहा जाता था। इसके दरबार में रहता था वो उसका नाम था बर्नी नामक विद्वान था, जिसको कि तारीख़ फिरोज शाही और फतवा जहांदारी और तारीख़ फिरोज शाही लिखा था। इनका डेढ़ 1388 में हो गया। इसका और जो एक काम किया था तकावी लोन जो होता था, तकावी लोन मतलब कि जो किसानों को जो अग्रिम लोन दिया था उसको तकावी लोन दिया था, उसको माफ़ किया। ये जो है कि निरंकुश कल्याणकारी शासक था, अनुवाद विभाग का गठन यही किया था। वहाँ पे पुस्तकालय लूटा था ज्वालामुखी मंदिर से, और निरंकुश कल्याणकारी शासक था। ये दीवाने खैरत का भी उसको वो किया था, रखा था, जिसमें पुअर जितने गरीब लड़की होते हैं उनको शादी करने के दीवाने खैरत था रखा था। इसके बाद जो है 1388 से 1414 तक कमज़ोर शासक बने, उसके बारे में देखते हैं। इसके बाद तुगलक शाह बना। तुगलक शाह जो है वो अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक सेकेंड नाम रखा। उसके बाद अबू बकर बना, अबू बकर को हटाकर मोहम्मद शाह बना। फिर मोहम्मद शाह को हटाकर हुमायूं खान बना, हुमायूं खान अपना नाम बदल कर अलाउद्दीन सिकंदर शाह रखा। तो इसमें जो मोहम्मद शाह के टाइम पे क्या हुआ कि वो तैमूर ये सब जो हमला किया था उस समय बहलोल लोधी जो इसका साथ दिया था। तो इसके बाद जो बना नसीरुद्दीन महमूद शाह पूरा भोग विलास प्रवृत्ति का था, इसको कोई मतलब ही नहीं था, राजभर से बदायूं में जाकर बसा रहता था। इसके समय क्या हुआ कि फिर से मतलब हमला हुआ, तो फिर भी बोला कि नहीं, जिसको मतलब कि रहना रही मतलब इसके शासन समय कहा जाता है कि दिल्ली से लेकर पालम तक की था, क्योंकि उसी समय फिरोजाबाद में जो है नुसरत शाह शासन कर रहा था, यानी एक ही समय 2 पैरेलल शासक जो है राज कर रहा था, इसको उससे कोई दिक्कत भी नहीं था। बाद में आगे देखेंगे बहलोल शाह जब आया और बोला कि तुम हटो हम रहेंगे, तब भी उस समय क्या है कि आसानी से हट गया, बोला कि हाँ ठीक है हम हट जाते हैं, तो जो बदायूं पड़ रहा, बोला कि अपना शासन कीजिए, उसको कोई लेना देना नहीं। जब तैमूर हमला किया था भाग के गुजरात चला गया था, और गुजरात से अपने वजीर जो मल्लू इकबाल की सहायता से दिल्ली लौटा था। 1412 में जो है इसका नौसरुद्दीन महमूद शाह का डेथ हो गया। इसके बाद दौलत खान लोधी जो अपने आप को शासन घोषित किया था, दौलत खान लोधी, लेकिन उसको जो है खिज्र खान जो है दौलत खान लोधी को हटाकर अपने आप को शासक घोषित कर दिया। उसको इसी के साथ जो है तुगलक वंश खत्म हो गया और सैयद वंश का स्थापना हुआ। खिज्र खान जो था यही सैयद वंश का स्थापना किया। सैयद वंश जो था खुद को इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानता था। यह एकमात्र शिया वंश था जो कि शासन किया था। जब 1398 में तैमूर जो है भारत में आक्रमण किया था, तो खिज्र खान जो है उसका सहायता किया था, जिससे खुश होकर क्या किया होगा कि मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था, मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का। उसके बाद आगे चले 1414 ईस्वी में दिल्ली का जो राजगद्दी पर इसको तैमूर बैठा दिया। ये राजा बनने के बाद सुल्तान को उपाधि धारण नहीं किया। ये रैयत आला यानी कि तैमूर का माता मतलब कि एक तरीक़ा से उसका मतलब कि बहुत बढ़िया नहीं होता है, भक्त टाइप के रूप में रैयत आला बन के रहा।
ये जो है तुगलक सुल्तान का जो सिक्का था उसको जारी रखा। उसके बाद सिक्कों पर जो तैमूर और उसके पुत्र शाहरुख मिर्ज़ा का नाम छपवाया, तैमूर और उसके पिता शाहरुख मिर्ज़ा का। ये जो 1421 में मर गया। ये जो है तैमूर के पुत्र उत्तराधिकारी शाहरुख खान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दिखावा करता था। 1421 में मर गया। सैयद मचो 1414 तक से लेकर 1451 तक सैयद डायनेस्टी रहा था। मुबारक शाह के बारे में देखते हैं। ये जो उसका बेटा था, खिज़र खान का बेटा था मुबारक शाह, 1421 से लेकर 1434 तक रहा। ये अपना सिक्का चलवाया, अपना खुतबा पढ़वाया। ये जो है तुगलकों का सिक्का को हटवाकर अपना मुइज़-उद-दीन नामक सिक्का चलवाया, मुइज़-उद-दीन मुबारक नाम से। यमुना के पास जो है मुबारकाबाद शहर का स्थापना किया 1433 में मुबारकाबाद। इसके दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी रहते थे। याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो बुक लिखा था तारीख़ मुबारक शाही, मुबारक के में रहते थे। तारीख़ मुबारक शाही ग्रंथ का रचना किए थे। 1434 में क्या हुआ, सिद्धपाल जो है हत्या कर दिया, मुबारक शाह का हत्या कर दिया। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह 1434 से 1443 तक 9 साल के लिए बना मुहम्मद शाह। ये उसका कोई पुत्र नहीं था, मुबारक शाह था। उसके भाई का लड़का जो है उसको सरवर मुल्क जो है वो बना दिया, लेकिन अयोग्य शासक था। ये अपना वजीर यानी कि मंत्री टाइप का सरवर उल को बनाया, जो कि इसको राजा बनाया था। वही मेन राजपट जो वही चला रहा था। मोहम्मद शाह के टाइम में जो है वो मालवा का जो है महमूद खिलजी जो आक्रमण किया था, लेकिन बहलोल लोदी जो है अपना सहायता देकर मोहम्मद शाह को जो बचा लिया था उस टाइम। तो इसके कारण जो है बहलोल लोदी को मोहम्मद शाह जो है अपना पुत्र कहकर और खाना की उपाधि से नवाजा था मोहम्मद शाह। इसका डेथ जो है 1443 ईस्वी में इसका डेथ हो गया। उसके बाद अलाउद्दीन या आलम शाह जो कि उसके बाद जो है गद्दी धारण किया, अलाउद्दीन या आलम शाह जो कि अंतिम शासक था उस डायनेस्टी का, सैयद डायनेस्टी का। 1447 में आलम शाह जो बदायूं चला गया। इसे यह नगर अच्छा लगा और वह दिल्ली के बजाय वहीं स्थायी रूप से बस गया 1447 में जाकर। इसके शासनकाल में 1451 में बहलोल लोदी जो है उसका राज्याभिषेक हुआ, जो दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान वंश का नींव डाला दिल्ली में। ये 1476 में अपनी मृत्यु के समय तक बदायूं में ही रहा, 1476 तक। जब बहलोल लोदी जो है अपना वो कर रहा था तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, मतलब बोला कि अपना मस्त बदायूं में पड़े रहा वो, मतलब कि उस जगह छोड़कर हिला ही नहीं। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश जो था 1451 से लेकर 1526 तक रहा। ये जो लास्ट था दिल्ली सल्तनत का। तो सैयद डायनेस्टी के फिर से देखते हैं कौन कौन था। सैयद डायनेस्टी में सबसे पहले खिज़र खान था। खिज़र खान के बाद आया मुबारक शाह, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन या फिर आलम शाह आया। लोदी वंश में जो है सबसे पहले आया बहलोल लोदी 1451 से लेकर 1479 तक। बहलोल लोदी 1451 से 1479 तक सबसे ज़्यादा समय तक यही रहे। ये जो समानता पर, इसका शासन जो समानता पर आधारित था। इतिहासकार जो फरिश्ता के अनुसार बहलोल लोदी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। इससे पहले जो फिरोज तुगलक का भी 2 बार हुआ था, बहलोल लोदी का भी 2 बार राज्याभिषेक। ये जो है राजा बनने से पहले सरहिंद का सूबेदार था। ये जो है साहूखेल जनजाति से था, बहलोल लोदी साहूखेल जनजाति से था। और तुर्की की जगह जो कबीलाई अफगानी शासन को बढ़ावा दिया। ये जो है हुसैन शाह को हराकर जौनपुर को जीत लिया। हुसैन शाह को हराकर जौनपुर जीत लिया, अपने राज्य मिला लिया। ये बहुत बड़ा सफलता था। वहाँ पे अपना राजपाट जो है अपना बेटा बारबक लोदी को दे दिया। बहलोल लोदी जो बहलोल के नाम से सिक्का चलाया, जो कि अकबर के पहले तक जो है नॉर्थ भाग में बहुत ज़्यादा मतलब इसी से ये सिक्का चलता रहा। तारीख़ दाऊदी के लेखक थे अब्दुल्ला के अनुसार जो है ये कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठते थे, हमेशा जो है कारपेट पर बैठते थे। अमीन जो थे, जितने भी सरदार लोग थे उनके से मतलब कि नहीं होता मंत्री जो उन लोगों के साथ वो जब भी वो लोग खड़ा होते थे ये भी खड़ा हो जाते थे। ये अपने सरदारों को मकसद अली कह के बुलाते थे। 1486-87 में जो ग्वालियर के शासक रायकर्ण को हराया, जो कि इनका अंतिम अभियान था रायकर्ण को हराना। 1451 से 1489 तक रहा था ये। ग्वालियर से वापस लौटते समय इसको लू लगने का बीमार पड़ गया, जिसका 1489 में जो है मिलावली उत्तर प्रदेश में बहलोल लोदी की उत्तर प्रदेश का जो है डेथ हो गया। BSI बहलोल के बाद सिकंदर, उसके बाद इब्राहिम था। इसका सिकंदर लोदी में 1489 से लेकर 1517 तक, 1489 से 1517। ये जब सिकंदर लोदी जो थे बहलोल लोदी के तीसरा पुत्र थे। ये जो सिकंदर लोदी के नाम से गद्दी पर बैठे। इसका असली नाम निज़ाम खान था। इसके टोटल 9 गो बेटा थे इसको बहलोल लोदी। इसकी माता जो है वो हिंदू थी सिकंदर लोदी की। ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान शासक बना था। ये जो आगरा शहर का स्थापना किया 1504 में, उसी को 1506 में अपना राजधानी बना लिया। ये जो कुतुब मीनार का मरम्मत कराया सिकंदर लोदी। ये बहुत सारे प्रथाओं को बंद किया, जैसे हिंदुओं के यमुना के किनारे नहाने पर रोक लगाया और वहाँ बाल मुड़वाने से रोका। उसके बाद मुहर्रम में जो तजिया निकलता था उसको भी बंद किया। उसके बाद महिलाओं को जो है पीर या मज़ार पर जाने से बंद कर दिया, या फिर उनकी याद में जुलूस निकालने की मनाही थी। ये जो फारसी भाषा का जानकार था सिकंदर लोदी, फारसी भाषा का जानकार था। गुलरुखी ना उपनाम से अपना कविता लिख दिया था सिकंदर लोदी, गुलरुखी उपनाम से अपना नाम कविता लिखता। जितने भी खाने वाला चीज़ था खाद्यान्न, उसे चूंगी यानी कि टैक्स जो है हटा दिया।
इसके समय एक बोधन था इसके दरबार में, वो जो है हिंदू विद्वान था। वो बोला कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म में सत्यता है, लेकिन ये बोला नहीं किसी एक ही में हो सकता है। लेकिन वो अपना रहा है कि नहीं, हिंदू धर्म में भी सत्यता है और मुस्लिम में, इसके कारण उसको फांसी पर चढ़ा दिया। बहुत सारा उसके समय में संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद भी हुआ। इसमें औषधि पर एक ग्रंथ था, उसको अनुवाद करवाया, उसका फहरंगे सिकंदरी नाम से जाना गया। ये इतना कट्टर था कि जो हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर था उसको तुड़वा कर उसके टुकड़ों को जो है कसाईयों को दे दिया कि इसको जो बटखारा के रूप में यूज करने के लिए। इसका जो वजीर था मियाँ भुआ जो था बहुत प्रतिष्ठित विद्वान था, जिसने तिब्बत सिकंदरी नामक ग्रंथ की रचना किया था। ये जो विधवा मुस्लिम महिला थी उनकी पुत्री को विवाह के लिए भी अपना योजना लाया था। सिकंदर लोदी के बेड के पास कहा जाता है कि 70 को विद्वान बैठकर भी अलग अलग प्रकार की चर्चा करते रहते थे। इसको सुनते सुनते ये सो जाता था। ये कहा जाता है कि 1517 में जो है गले की बीमारी के कारण इसका डेथ हो गया। यह भूमि में नापने के लिए गज सिकंदरी का प्रचलन किया। गज सिकंदरी का गज की जो वास्तविक लंबाई है उसके लिए विद्वानों के बीच मतभेद है, या जो 30 से 33 इंच का रहा होगा कहा जाता है। सिकंदर लोदी ये कहना था कि यदि मैं अपने गुलाम को ही पालकी में बैठाऊँ तो मेरे आदेश पे सरदार जो है उसको कंधा पर उठा लेंगे। और ये मर रहा है, जिस दिन मरे उसी दिन जो अपना राज्य करवाने लगा इब्राहिम लोदी। ये कहा कि राजा का कोई सगा नहीं होता है। इब्राहिम लोदी बोले, ये जो लास्ट थे। और ये पहला थे जो कि मतलब युद्ध भूमि पर मरने वाले पहला और आखिरी दिल्ली सल्तनत के शासक थे इब्राहिम लोदी। ये जो ग्वालियर को जीत कर अपने साम्राज्य मिला है 1518 में, 1517 से 1526 तक रहा था। ये 1518 की खतौली के युद्ध में क्या हुआ कि शासक था राणा संगा जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया। ये जो जितने भी सरदार थे उन लोगों को दमन करता था, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय बन गया था। इसी कारण कहा था कि जब बाबर आक्रमण किया था तो इसके सरदार लोग जो थे उसका साथ छोड़ दिए थे, जिस कारण इब्राहिम लोदी जो है हार गया। लाहौर के राज्यपाल लाहौर के दौलत खां और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां, दौलत और आलम खां मिलकर जो इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट थे, जिस कारण जो है काबुल के शासक बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए होता है क्या। और उन लोगों को लगा कि बाबर आएगा और सभी की तरह लूटपाट करके जाएगा, उसके बाद ये लोग अपने राज्य पर जमा लेंगे। हुआ क्या, क्यों तो इंतजार में था कोई कैसे उसको घात मिले इंडिया पर आक्रमण करने के लिए, और वो आक्रमण की 21 अप्रैल 1526 पानीपत का युद्ध, पानीपत हरियाणा में था, ये 1526 में हुआ। इसी युद्ध में जो है वो मारा गया और उसके बाद जो इसके दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गया। उसके बाद मुगल वंश का स्थापना हुआ। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में देखते हैं। उसके बाद जो मेन होता था उसको सुल्तान कहा जाता था। सुल्तान के बाद एक नायब होता था, नायब को सुल्तान का उप प्रमुख भी कहा जाता था। उसके बाद एक वजीर होता था, जिसको प्रधानमंत्री का वित्त मंत्री कहा जाता था, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री वजीर कहा जाता था। उसके बाद एक खजीन होता था जो खजाना का होता था, मतलब कि उसको कोषाध्यक्ष जो खजाना होता था उसके में तो खजीन कहा जाता था। उसके बाद एक आता था दीवान ए अर्ज, इसको रक्षा मंत्री कहा जाता था, अर्ज को रक्षा मंत्री कहा जाता था। काजी जो होता है, काजी पता ही है न्याय मंत्री हो, काजी क्या था, काजी गुजरात न्याय मंत्री हो गया। फिर से देख लेते हैं, वजीर प्रधानमंत्री वित्त मंत्री को हो गया, खजीन खजाना कोषाध्यक्ष का हो गया, काजी जो न्याय मंत्री हो गया, अर्ज एक अर्जी पर आ जाएगा तो रक्षा मंत्री हो गया। ईसा दीवाने ईसा से शाही सचिवालय हो गया। शूद्रखोर जो होता है धर्म दान विभाग रुपया पैसा वाला हो गया। दीवाने रसातल में धरातल पर रहना ही नहीं है तो विदेश विभाग भागते रहो, धरातल पर नहीं रहेगा तो विदेश विभाग हो गया। अमीर जो थे बलवन और अलाउद्दीन के समय उनका प्रभाव बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन लोदी के समय में फिर से अपना पीक पर पहुँच गया। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस खलबत कहा जाता था, मजलिस खलबत। ये मजलिस खलबत जैसे अभी पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, पार्लियामेंट को मजलिस खास कहा जाता था। इसमें सबसे बड़ा होता था साम्राज्य के बाद आता था प्रांत के बाद जिला के बाद परगना के बाद ग्राम। तो प्रांत का जो मेन होता था, प्रांत को सूबा का मेन होता था वली मुक्ति होता था। जिला का सिक्का होता था, सिक्का जो मेन होता था उसका डीएम जैसा सिक्केदार होता था। परगना का जो अमीर होता था, ग्राम जो है उसका खुद होता था। अमीर जो था मुस्लिमों का शासक वर्ग था, उलेमा का होता था अमीरों के बाद मुसलमान वर्ग। पूरा मुस्लिम हो गया, मुस्लिम में अमीर हो गया, अमीर को घटा दिया तो उसको उलेमा कहा जाता था। देखिए और किस सुल्तान के समय वजीर इल्तुतमिश के समय जुनैदी जो था वजीर था। बलबन के समय बसरी था, रजिया के समय मुहज़्ज़बुद्दीन था, बलबन के समय बसरी था, इल्तुतमिश के समय जुनैदी था। जलालुद्दीन खिलजी के समय ख्वाजा खातिर, खिलजी के समय खातिर। अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक कफूर और नुसरत खान मलिक कफूर था। अलाउद्दीन खिलजी के समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय ख्वाजा खान था, ख्वाजा जहाँ था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय फिरोज शाह तुगलक के समय था खाने जहाँ मकबूल। सिकंदर लोदी के समय था मियाँ भुआ। अलग अलग विभाग भी है उस समय, देखते हैं विभाग को लाया। जब मुस्तखराज दीवाने सब दीवाने है ही। मुस्तखराज रहे अलाउद्दीन खिलजी, वित्त विभाग था। मुस्तखराज जो अलाउद्दीन खिलजी वित्त विभाग था। कोही जो था कृषि विभाग था, कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा।
अर्ज, दीवानी अर्ज जो था सैन्य विभाग था बर्मन के द्वारा दीवानी अर्ज। दीवाने बंगदान, दास विभाग था फिरोज, हाँ बंगदान जो था दीवाने बंगदान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया। दीवाने खैरात, ये दान विभाग था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया। दीवाने खैरात जो था। दीवानी इस्तिहाक, ये जो पेंशन विभाग था फिरोज शाह तुगलक, 3 को लाया, बंगदान खैरात इस्तिहाक, ये जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया। प्रमुख अधिकारी जो उनके काम को देखते हैं, अधिकारी का नाम था आरिज़ मुमालिक, सैन्य विभाग का प्रधान होता था मुमालिक। बड़िए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था बड़िए मुमालिक। मुहतसिब, शरीयत के अनुसार लोगों को आचरण को निरीक्षण करने वाला अधिकारी, शरीयत के अनुसार लोगों के आचरण को निरीक्षण करना मुहतसिब कहा जाता था। अमीर आखुर, अश्वशाला का प्रधान, अश्वशाला का प्रधान जो मैंने घोड़ा लगा था उसका मेन जो अमीर आखुर कहा जाता था। कारकुन जो था भूमि का हिसाब रखता था उसको कारकुन कहा जाता था। सहना मंडी, बाजार मूल्य नियंत्रण, मतलब इसको एक तरह से बाजार का दरोगा भी कहा जाता था, सहना मंडी। कोतवाल, शहरों में शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायी था। कोतवाल जो था उस शहर में शांति व्यवस्था का काम था। सहना पील, हाथियों के सेना के प्रमुख को सहना पील कहा जाता था, पील। सरे जानदार, सरे जानदार जो सुल्तान के अंगरक्षक का प्रमुख, जो जानदार जो होता था उस अंगरक्षक का मतलब कि बॉडीगार्ड टाइप होता था जानदार। पील हो गया हाथी के लिए। कोतवाल, शहर में शांति बनाए, सहना मंडी बाजार का दरोगा। कारकुन जो है भूमि का हिसाब। आखुर जो है खूर घोड़ा का होता है तो अश्वशाला के प्रधान। मुहतसिब, ये आचरण का देखता था। बड़ी मुमालिक, तो गुप्तचर हो गया। आरीज जो है सैन्य, आरीज अर्ज जो होता है वो सैन्य विभाग का प्रधान होता है। इक्ता जो है वो अरबी वर्ड है, इसका मतलब होता है कि ट्रांसफरेबल, जो मतलब कि जो ट्रांसफ़र किया जाए जो एग्रीमेंट, उसको इक्ता कहा गया। जो जितने भी सैनिक होते थे उनको जो है मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के लिए बदले में जो ज़मीन का क्षेत्र एरिया जाता था उसको इक्ता कहा जाता था। इसका सबसे बड़ा डिफिनीशन जो सियासतनामा में दिया गया, जो निज़ामुल मुल्क तुसी द्वारा लिखा गया, निज़ामुल मुल्क तुसी द्वारा। जो बड़े बड़े इक़्तेदार थे उनको मुख्ता वलिया मालिक भी कहा जाता था। सबसे पहले मोहम्मद गौरी जो कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी हरियाणा का इक़्तेदार बनाया था, लेकिन इक्ता का सबसे ज़्यादा मतलब व्यवस्थित तरीक़े से लागू करने का देन जो है इल्तुतमिश को दिया जाता है। सबसे पहले इक्ता जो है इल्तुतमिश प्रारंभ किया। बलबन जो है ख्वाजा नामक अधिकारी का नियुक्ति का, जो इक्ता से होने वाला जितना कमाई होता था उसको लेखा जोखा रखता था। अलाउद्दीन खिलजी जो इक्ता प्रथा को ख़त्म कर दिया अलाउद्दीन खिलजी, इसके बदले में वो सैलरी देने लगा। इक्ता प्रथा का दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक किया। इक्ता का पर्याय के रूप में विलायत शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका सिनोनिम जो है मतलब इक्ता का सिनोनिम जो है विलायत भी होता था। ये जो मिलिट्री सिस्टम था जो था दिल्ली सल्तनत का, मंगोल का जो डेसिमल सिस्टम था उसी पर था। और जो मिलिट्री सिस्टम सल्तनत पीरियड का स्टार्ट हुआ इल्तुतमिश के समय से, सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इसी समय। और इसका जो है बलबन को दिया जाता है कि ये जो है इस्टेब्लिशमेंट किया, मिलिट्री डिपार्टमेंट का स्थापना वही किया। और एक परमानेंट आर्मी जो है कौन रखा, तो वो अलाउद्दीन खिलजी रखा। जो वैसे जो सोल्जर जिनको प्रॉपर मतलब कि बहाली होने पूरा एकदम देख दाख के निरीक्षण करके लिया जाता है उसको मुर्रतब कहा जाता था। 3 गो मेन सेना था। जो मेन था एक अश्वरोही था, अश्वरोही के बाद एक गज सेना था, उसको एक पायल था। गज सेना, अश्वरोही और पायल, जो कि पैदल चलता था, पायल गज सही हाथी पर, अश्वरोही मतलब घोड़ा पर। सुल्तान के स्थायी सेना को खास खेल कहा जाता है, खास खेल। इसके समय सल्तनत का बारूद गोला या तोपखाना का निर्माण नहीं हुआ था। इसका बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाले मशीन को अर्राद कहा जाता था। अगर देखिए और किसी का 10 घोड़ा है तो उसको सरेखेल कहा जाता था। और जो 10 को सरेखेल से होता था एक सिपह सालार, एक सिपह सालार होता था। 10 को सिपह सालार से होता था अमीर। 10 को अमीर से बनता था एक मालिक, 10 को मालिक से बनता था एक खान। यानी सबसे पहले अश्वरोही से सरेखेल, सरेखेल से सिपह सालार से अमीर, अमीर से बनता था मालिक, मालिक से सबसे बड़ा खान। जो अमीर का बात होता है कि अमीरों का दमन होता है वो इसी अमीर का बात होता है। 10 सिपह सालार के बराबर होता है एक अमीर, उसी का बात होता है। सल्तनत काल में जो राजस्व था यानी कि जो रिवेन्यू जो था, लैंड रिवेन्यू सबसे उसी से कमाई होता था। जनरली 1/5 होता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो है इसको 1/2 कर दिया था। जो लैंड रिवेन्यू जो था उसके लिए गल्ला बख्शी या बटाई परंपरा का प्रचलन था। गल्ला बख्शी या बटाई जो पिछले वर्ष का फसल होता था उसके आधार पर निर्धारित होता था। एक कनकुत या नस्क प्रणाली था, जिसके मतलब अनुमान लगाकर ही लैंड टैक्स होता था, उसको निर्धारण किया जाता था। अनुमान लगाया जाता था कि इतना फायदा हुआ उसके हिसाब से उसको कनकुत या नस्क प्रणाली कहा जाता था। और जो लैंड रिवेन्यू था वो कैश और अनाज दोनों रूप में लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी जो ज़्यादातर अनाज में वसूली को उसको दिया, मतलब कि प्रायोरिटी दिया, लेकिन दूसरे जो शासक थे वो जो कैश को ज़्यादा प्रायोरिटी दिए। सल्तनत काल में सिंचाई के मुख्य साधन जो एक कुआँ था सल्तनत काल में। देखिए अच्छे किस्म के चावल के लिए सुरसती अत्यधिक प्रसिद्ध है।
उत्पादन उसका क्षेत्र देती है। रेशम का उत्पादन जो खंभात क्षेत्र गुजरात से होता था, रेशम का खंभात क्षेत्र गुजरात से। नमक जो होता था, नमक सांभर जैसे ऊनी शॉल जो है कश्मीर से। वस्त्र का उत्पादन जो है बंगाल व गुजरात से होता था, बंगाल व गुजरात में वस्त्र उत्पादन। पान का पत्ता धार या मालवा से, धार या मालवा से। नील जो है बयाना भरतपुर राजस्थान से, नील बिहार से नहीं, बयाना है भरतपुर राजस्थान से। रेशम खंभात के क्षेत्र से। नमक सांभर जैसे ऊनी से कश्मीर से। वस्त्र बंगाल व गुजरात से। पान का पत्ता धार या मालवा से। 14वीं-15वीं सदी में भारत रेशम के उत्पादन में चीन से सीखा। 14वीं-15वीं सदी। सूती के कपड़ा को किरपास कहा जाता था, किरपास। और मलमल कपड़ा को गंगाजल या शबनम कहा जाता था, मलमल कपड़ा को। सल्तनत काल में अरब और खाड़ी के देशों से सोना, चांदी, केसर और घोड़ा का आयात किया जाता था। सोना, चांदी, केसर और घोड़ा किया जाता था। और अफ्रीका से हाथी दांत या लाख जो जैसे चूड़ी उड़ी बनता था उसका आयात किया जाता था। देवल कराची सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह रूप में प्रसिद्ध था। देवल जो कराची में था वो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। अनिलवाड़ व्यापारियों के लिए तीर्थ स्थल का। अनिलवाड़ जो है व्यापारियों के लिए तीर्थ स्थल का था, अनिलवाड़। इब्न बतूता के बाद आए चीनी यात्री जो थे, उन्होंने बंगाल के बारे में कहा कि देवता लोग जो है पृथ्वी पर जितना सोना है सब इसी प्रांत में जो है बिखेर दिए हैं। जो उसमें फाइनेंशियल वर्ड यूज होता है उसको अबवाब का मतलब अतिरिक्त या फिर गुणकार। जो फवाजिल, जैसे फवाजिल मतलब फाजिल नहीं होता है, तो मतलब कि जितने भी रिवेन्यू जो ज़्यादा होता है उसको फवाजिल कहा जाता है। खिदमित, खिदमित कहा जाता है कि रिवेन्यू या टैक्स जो राजा को हरा कर जो जाता है उसको खिदमित कहा जाता है, खिदमित। तो महसूल, महसूल क्या हुआ, तो महसूल जो होता था वो वैसे ज़मीन जो कि लैंड रिवेन्यू का जो एस्टीमेट लगाया जाता है उसको महसूल कहा जाता है। तरकात क्या होता था, तो बलबन के द्वारा इक़्तिदारों से जो जमीन भूमि जब्त किया गया गयासुद्दीन बलबन उसको तरकात कहा जाता था। हक़ दीवानी क्या होता था, राजकोषीय मतलब कि जो फिजिकल डिमांड होता था, राजकोषीय मांग होता था उसको हक़ दीवानी कहा जाता है। फिजिकल डिमांड को हक़ दीवानी कहा जाता है। इक्ता तमलीय, इक्ता तमलीय होता है एक ऐसा मतलब बंजर भूमि जिसमें खाना पाया जाता है उसको हम लोग इक्ता तमलीय कहते थे। अबवा मतलब कि एक्स्ट्रा हो गया था, अबवा हो गया। फवाजिल, फाजिल मतलब कि जो रिवेन्यू सरप्लस में हो गया फाजिल हो गया। खिदमित, खिदमित मतलब कि राजा को हरा के तो खिदमत में जीता गया। महसूल मतलब जो एस्टीमेट लगाया गया, महसूस हुआ उसको महसूल हो गया। तरकात मतलब बलबन जो जब्त भूमि किया था उसको तरकात कहा जाने लगा, इक्ता से जो भूमि जब्त किया था। हक़ दीवानी मतलब कि जो फिजिकल डिमांड होता था, राजकोष का मांग होता था उसको हक़ होता था, मतलब उसको हक़ दीवानी। इक्ता तमलीय, तो बंजर भूमि से खाया पाया था इसको तमलीय में होने लगा। का कर पाए जो टैक्स सिस्टम था उसको देखते हैं। टैक्स देखते हैं, 2 थे। जजिया था जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ज़कात जो था मुसलमानों से लिया जाता था जो कि फिक्स था 2.5%। तो धार्मिक जो टैक्स था उसको सदका भी कहा जाता था। खुम्स कहा जाता है, या लूट या युद्ध से जो प्राप्त धन होता था उसको खुम्स कहा जाता था। इसको गनीमा भी कहा जाता था। जो नियमत होता है, नियमत में क्या होता है, नियमत में क्या होता था कि जो संपत्ति है उसका 1/5 भाग सुल्तान को और 4/5 सैनिकों को। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उसको उल्टा कर दिया, सुल्तान को 4/5 भाग और सैनिकों को 1/5 भाग दिया जाने लगा। सिकंदर लोधी जो है खुम्स में से कोई हिस्सा नहीं लिया, खुम्स में से सिकंदर लोधी कोई हिस्सा नहीं लेता था। खराज ये जो है मतलब कि भू लैंड रिवेन्यू टैक्स था, गैर मुसलमानों से लिया जाता था। खराज ये जो 1/5 से 1/3 होता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो है इसको 1/2 कर दिया था। जो मिक्स सिस्टम होता है जिससे कि टैक्स पता लगाता है उसको मुक्ताई कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी जो है भूमि के मतलब कि मेजरमेंट करके जो है टैक्स डिसाइड करता था, इसको मसाहत पद्धति कहा जाता था। उसके समय जो कला था उसको देते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो तुर्कों द्वारा निर्मित पहला स्थापित था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। और कुतुब मीनार 234 फीट का और 2.5 दिन का चौपड़ा। कुतुब मीनार 2.5 दिन का चौपड़ा और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इल्तुतमिश का देते हैं। सुल्तानगढ़ी का मकबरा तुर्क शासक के द्वारा निर्मित पहला मकबरा जो है सुल्तानगढ़ी का मकबरा था। उन्होंने बेटा के मरने के याद में बना था सुल्तानगढ़ी का मकबरा। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का अधूरा काम पूरा करवाया। इल्तुतमिश का मकबरा जो है वो दिल्ली में बना। गंधक की बावली या फिर महरौली, जो महरौली दिल्ली में बना, गंधक की बावली। उसके बाद बलबन जो है लाल महल बनवाया दिल्ली में। बलबन का मकबरा विशुद्ध इस्लामी मतलब विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा प्योर इस्लामिक स्टाइल में बना था। पहला जो था ये साइंटिफिक पद्धति से मेहराब का निर्माण कराया गया था। लाल महल दिल्ली का जो था और बलबन का मकबरा था। अलाउद्दीन खिलजी जो है अलाई दरवाज़ा बनवाया जिसको इंटेस कहा जाता है, उसका क्या बोलते हैं कुतुब मीनार का। श्रीनगर दूसरी दिल्ली 1000 स्तंभों वाला महल बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी 1000 स्तंभों वाला महल और श्रीनगर दूसरी दिल्ली बनवाया। गयासुद्दीन तुगलक का बाद का निर्माण जो है गयासुद्दीन तुगलक कराया। गयासुद्दीन का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक नाम वाला ही बनवाया। तुगलक का बाद गयासुद्दीन का मकबरा। मोहम्मद बिन तुगलक जहाँपनाह नगर दिल्ली में। अलीदाबाद का किला, आदिलाबाद का किला या फिर निजामुद्दीन औलिया का मकबरा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है 3 चीज़ बनाया, जहाँपनाह नगर, आदिलाबाद का किला और निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया से इसका बढ़िया जान पहचान था। निजामुद्दीन औलिया, आदिलाबाद का किला और जहाँपनाह नगर।
सिकंदर लोदी जो था मोठ मस्जिद बनवाया, दिल्ली में मोठ मस्जिद बनवाया। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता, मकबरा शैली का जन्मदाता जो इल्तुतमिश को कहा जाता है। कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू किया, लेकिन इसका पूरा जो इल्तुतमिश को श्रेय उसका दिया जाता है पूरा करवाने का। उसके बाद में जाकर फिरोज शाह तुगलक ने भी इसकी मरम्मत करवाया, एक जो है 5वां मंजिल भी इसमें जोड़ दिया। 1506 में सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवाया, जब अभी इसकी ऊँचाई 234 फीट है। प्रारंभ में 4 मंजिला 125 फीट था इसका ऊँचाई। उस समय जो सिक्का चलता था उसको मोहम्मद गौरी दिहली नामक सिक्का चलता था। इसमें एक तरफ लक्ष्मी और घुड़सवार की आकृति थी, जो दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में उसका नाम मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ था। मोहम्मद गौरी का मोहम्मद बिन शाम और दिहली नामक सिक्का था, एक तरफ लक्ष्मी और घुड़सवार की आकृति थी। इल्तुतमिश जो चांदी का टंका, तांबे का जीतल, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, तो उसमें पहला दुर्ग था जिसने शुद्ध अरबी का सिक्का चला, एकदम अरबी का सिक्का इल्तुतमिश चला। बलबन जो था चांदी का सिक्का जारी किया, बलबन चांदी का सिक्का। गयासुद्दीन तुगलक इसके काल में सोने के सिक्के के वजन में वृद्धि हुआ गयासुद्दीन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक पहली बार जो है टोकन करेंसी यही जारी किया। अदली नामक कांसे का सिक्का जारी किया, कुछ विद्वानों ने इसे टोकन करेंसी का नाम दिया, अदली नामक सिक्का। सबसे पहले सिक्कों पर कलमा खुदवाया सबसे पहले। फिरोज शाह तुगलक आया, फिरोज शाह अद्धा और बीख नामक सिक्का जारी किया, अद्धा और बीख फिरोज शाह तुगलक। मध्यकालीन भारत में फनम शब्द सिक्के के उपयोग के लिए किया जाता है। फनम शब्द सिक्के के लिए उपयोग किया जाता है, फनम। लगान व्यवस्था देते हैं, इसके अंतर्गत कई प्रकार के बटाइयों का उल्लेख मिलता है। बटाई लगान निर्धारित करने के लिए एक प्रणाली, इसमें राज्य की ओर से प्रत्येक ज़मीन के पैदावार का हिस्सा लिया जाता है। बटाई जो अभी दिया जाता है। खेत बटाई, खड़ी फसल में ही कर का निर्धारण, खेत में फसल लगा उसी समय टैक्स का डिसाइड जाता है। खेत बटाई में लंक बटाई, अनाज से भूसा निकाले बिना ही कृषक एवं सरकार के बीच कर का बंटवारा, मतलब अनाज से भूसा भी नहीं निकला तो उसको लंक बटाई। रास बटाई, अनाज से भूसा निकालने के बाद जो बटाई उसका रास बटाई। मुक्ताई लागत निर्धारण के निश्चित पर मुक्ताई कहा जाता है, जो टैक्स लगाया जाता है, मतलब कितना लगाया जाए उसको मुक्ताई कहा जाता है। बटाई में खेत बटाई, लंक बटाई, खेत बटाई खेती में रहा था, लंक मतलब कि भूसा नहीं निकला था, रास बटाई मतलब भूसा निकल जाने के बाद बटाया तो रास बटाई। गीत संगीत और साहित्य को देख लेना। कैकूबाद जो सबसे ज़्यादा संगीत प्रेमी था। बर्नी के अनुसार कैकूबाद शासन के सरकी और गरिया में जो है गायकों से भरी हुई। बलबन का पुत्र बुगड़ा खान जो था गायकों और नाचने वालों के लिए एक संस्था का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक के काल में भारतीय संस्कृति संगीत पर लिखी पुस्तक राग दर्पण का जो है फारसी में अनुवाद किया गया था। गयासुद्दीन तुगलक था संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। सिकंदर लोदी के शासनकाल में संगीत से संबंधित लज्जत सिकंदरी नामक पुस्तक की रचना। लज्जत सिकंदरी। जौनपुर का शासन था हुसैन शाह, उसको संगीत के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पारंगत हासिल था। संगीत शिरोमणि नामक ग्रंथ उसे ही समर्पित है। संगीत शिरोमणि और ख्याल गायकी का उत्पत्ति का श्रेय से है। ख्याल गायकी और संगीत शिरोमणि सब हुसैन शाह से ही जुड़ा हुआ जौनपुर का था। तबकात नासिरी मिनहाज उस सिराज की रचना थी। तबकात नासिरी इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी से लेकर नसीरुद्दीन महमूद तक की इतिहास का वर्णन है। मिनहाज ने अपनी कृति को प्रथम इलबड़ी वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद को समर्पित किया है। अपने के सबसे प्रथम इलबड़ी वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद को समर्पित किया। इस पुस्तक में नसीरुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान बताया गया। नसीरुद्दीन मोहम्मद को तबकात नासिरी जो मीनास उस की रचना थी। एक तारीख़ फिरोज शाही लिखा गया है, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया था तारीख़ फिरोज शाही। इसमें जो है बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के 6ठे साल तक का वर्णन है। फिर तारीख़ फिरोज शाही बलबन से लेकर तारीख़ फिरोज तुगलक के 6ठे साल तक का। तो फुतुहात फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा और उसकी नीति और पढ़ा जाता है। फुतुहात फिरोज शाही। फुतुह उस सलातीन, यह ईसामी के द्वारा लिखा गया है। फुतुह उस सलातीन इसमें दीवानी रियासत के बारे में बताता है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है विद्रोहियों का पता लगाने के लिए किए थे। इसमें चरखे का प्रथम उल्लेख मिलता है। यह दक्कन में लिखी गई। यह बहमानी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन जो हसमत बहमन थे उनको समर्पित था। यह तारीख़ मुबारक शाही है जो है याह्या बिन अहमद के द्वारा अब्दुल्ला सरहिंदी की रचना है। याह्या बिन अहमद बिन अब्दुल्ला सरहिंदी का सैयद वंश के बारे में सबसे में बुक यही है। फिरोज शाह तुगलक की नहर प्रणाली का वर्णन इसे मिलता है। फिरोज शाह तुगलक नहर प्रणाली का द्रव्य परीक्षा, ये जो द्रव्य परीक्षा ठक्कर पेरू की रचना है। ठक्कर पेरू जो है अलाउद्दीन खिलजी का टकसाल का जो हेड था उसका है द्रव्य परीक्षा। अपभ्रंश में लिखी गई पुस्तक है। अपभ्रंश में तुत्तीनामा जो है जिया नक्शवी का ये जो है ट्रांसलेशन है संस्कृत स्टोरी का पर्शियन में। संस्कृत स्टोरी का पर्शियन में ट्रांसलेशन है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में लिखा गया है तुत्तीनामा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। उसके बाद नेक्स्ट पर देखना है बहमानी किंगडम और विजयनगर साम्राज्य।